नमस्कार। आज मैं स्वर संधि को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको इसके विषय में समझाऊंगा। कल हमने जो है स्वर संधि अतः संधि प्रकरण के विषय में पढ़ा था कि स्वर संधि को हम आज जो है अच संधि अर्थात सूत्र उल्लेख सहित समझेंगे। अतः स्वर संधि को अच संधि कहते हैं और सभी संधियों के जो है सूत्र होते हैं। तो स्वर संधि को सूत्र उल्लेख समझने के लिए अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और इन भेदों के क्या क्या नाम है, इन सभी भेदों के अनुसार इनके सूत्र क्या क्या है। आइए चलते हैं, इनको देखते हैं और समझते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं और 2 भेद और इनमें जोड़े जाते हैं जो इनमें भी अपन आगे सीखेंगे। लेकिन अक्सर 5 भेद ही जो इनके आते हैं उस आधार पर अपने यहाँ सूत्र उल्लेख की जानकारी समझेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 नाम जो है ये स्वर संधि के भेद है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि वही पूर्व ज्ञान के आधार पर जो संधि प्रकरण आपने पहले पढ़ा वही है। लेकिन अब जो है संस्कृत साहित्य के हिसाब से अर्थात 11वें और 12वें में जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके अनुसार इनको जो है सूत्र के आधार पर भी उल्लेख किया गया है। तो सूत्र के आधार पर अपन इनको कैसे समझेंगे स्वर संधि को, यहाँ पर मैं जो बताता हूँ उसे आप ध्यान से ग्रहण करें, सीखें, क्योंकि इसमें सबसे पहले संधि का भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होगा अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। एक साथ बोलकर इनको सीखने की कोशिश करें। अकः सवर्णे दीर्घः। उसके बाद गुण संधि इसका दूसरा भाग आता है। गुण संधि का सूत्र जो है आद्य गुण और अधेय गुण। इसमें 2 सूत्र आए हैं। आद्य गुण भी गुण संधि का सूत्र है और अधेय गुण भी गुण संधि का सूत्र है। अब तीसरा भाग है अपने यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको एणची। इको एणची ये सूत्र है इसका। चौथा है वृद्धि संधि। चौथे भाग का नाम है वृद्धि संधि और इसका सूत्र है वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच। और अंतिम भाग मैंने बताया 5, तो इसका 5वां भाग है अयादि संधि और इसका सूत्र है एचो अयवा याव। एचो अयवा याव। एचो अयवा याव। तो इस प्रकार ये 5 संधियों का नाम है और 5 संधियों के ये सूत्र है। एक बार और इनको देख लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का सूत्र है आद्य गुण अथवा अधेय गुण। यण संधि का सूत्र है इको एणची। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि राधेच और अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा या। तो ये 5 सूत्र जो है, ये 5 जो भाग है अपन ने किस संधि के जाने हैं? स्वर संधि के अदा अच संधि के। संधियां कितनी होती है, कितनी पढ़ी थी पहले भाग में? अपन ने 3 भेद होते हैं संधि के, जिसमें पहला भेद था स्वर संधि। कौन सा भेद था? स्वर संधि। तो स्वर संधि के ये भेद है। इसके अलावा एक भेद और होता है इसमें पररूप। पररूप संधि। और एक और भेद होता है पररूप और पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि। ऐसे करके ये 7 भेद हो जाते हैं। इनके भी सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम ये इसका सूत्र है। और पूर्व रूप का सूत्र है एंगः पदांता
दति पूर्व रूपम, तेंग पदांता दति पूर्व रूपम। ये इसके 5 वेद में 2 वेद जोड़ करो, इसके 7 वेद हो जाते हैं। तो अच संधि में ये जो 7 वेद है आपको इनका ज्ञान रखना होगा और इनको एक एक करके आपको इसको समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन। आज पहला वेद पढ़ेंगे। पहला वेद कौन सा है? कौन सा है पहला वेद? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में सूत्र क्या है? अक स वर्ण दीर्घ है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले सूत्रोल्लेख, सूत्रोल्लेख सहित, सूत्रोल्लेख सहित। सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है अकः सवर्ण दीर्घ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया? अकः, और उसके बाद दूसरा क्या आया? सवर्ण, तीसरा क्या आया? दीर्घ। तो इसकी परिभाषा जो है इसी सूत्र में तैयार हो जाती है। अर्थात अक में ये अक से बना अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं अपने अ, ई, उ, री और लृ, ये वर्ण आते हैं इसमें। और सवर्ण, सवर्ण यानी कि समान वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण, समान वर्ण। अ, ई, उ, री के बाद जब कोई समान वर्ण आता है तो समान वर्ण का मतलब अ की तरह का ही अ हो, ई की तरह का ही ई हो, उ की तरह का ही उ हो और री की तरह का ही री हो। लृ की तरह का कोई समान वर्ण नहीं होता, इस वजह से इसको हटा दिया जाता है। इसको हटा दिया जाता है, मतलब इसको कट कर देते हैं। ये समान वर्ण में नहीं आता। तो 4 वर्ण ही यहाँ पर अपने बचते हैं। 1 2 3 4, 4 वर्ण ही। तो अक में कितने वर्ण हुए? 5 होते हैं वैसे, लेकिन इसमें समान वर्ण के आधार पर ये समान, ये समान, ये समान, ये समान वर्ण होने की वजह से इनको ही 4 वर्णों को समान वर्ण मानेंगे। इसके पश्चात अक को अपन ने यहाँ समझ लिया। सवर्ण का मतलब समान वर्ण, स मतलब समान, वर्ण मतलब वर्ण, समान वर्ण। तो इनका समान वर्ण बनाएंगे अपन अक का, अ, ई, उ, री। ठीक है, री का नहीं होता। इसके बाद दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर जैसे मान लो यहाँ पर ये जोड़ दिया, जोड़ का चिन्ह तो आप जानते ही। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दीर्घ वर्ण बन जाएगा। दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा वर्ण, बड़ा वर्ण। जैसे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ, दीर्घ हो गया ना। ई को जोड़ेंगे तो ई, उ को जोड़ेंगे तो उ, और री को जोड़ेंगे तो री। इस प्रकार लृ का कोई अस्तित्व ही नहीं है समान वर्ण में, इस वजह से इन 4 वर्णों को ही दीर्घ वर्ण मानते हैं। ठीक है, कौन से वर्ण है ये? दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण है। दीर्घ वर्ण कौन कौन से दीर्घ संधि में? अपन सबसे पहले दीर्घ वर्णों की बात करेंगे। तो दीर्घ संधि में दीर्घ वर्ण कौन कौन से है? आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, ये दीर्घ वर्ण इसमें है। इन्हीं को अपन जो है दीर्घ संधि के माध्यम से समझेंगे। सूत्र आया था अकः सवर्ण दीर्घ। अतः इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अगर हिंदी में अपन इसको परिभाषा बनाए तो कैसे बनाएंगे? कि जब ई, अ, ई, उ, री 4 वर्ण, जब अ, ई, उ, री के बाद अन्य कोई दूसरा वर्ण न आकर इन्हीं के समान वर्ण आता है, अ, ई, उ, री के पश्चात इन्हीं के समान कोई वर्ण आता है, तो दोनों को मिलाने पर अथवा जोड़ने पर दीर्घ वर्ण बन जाता है।
इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आया विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। इसमें आ प्लस अ बराबर क्या बना आ। ये भी समान और ये भी समान, तो दोनों में जो है ये आ बन जाएगा। इसी प्रकार गोरांग, गोर प्लस अंग, इसमें भी यहाँ पर प्लस बराबर आ। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये दीर्घ संधि हो गई। नदी में नदीश, नदीश का जाएगा नदी प्लस ईश। इस प्रकार से इनके उदाहरणों को समझा जा सकता है। तो कल अपन जो है स्वर संधि के दीर्घ संधि के भाग को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।